हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के ऊपर 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में भी हम फ्रिक्शन के ऊपर भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले हम इस प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम है ये एक वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है। और ये जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है पहले इसे पढ़ लेते हैं। फॉलो द गिवन फिगर, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन थीटा इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है ये पहले 0 था, 0 से हमने इसको इंक्रीज़ किया 90 तक हम ले जा सकते, उसके आगे हम नहीं ले जा सकते। जो ये जो एंगल है हमें उसे वेरी करना है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। नाउ क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्लॉट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस थीटा ग्राफ। दिस मीन्स फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो थीटा के साथ, मतलब आप जो है एंगल को 0 से 90 तक बढ़ा सकते हो। इसका मतलब फ्रिक्शनल जो फोर्स आएगा, हाउ फ्रिक्शन विल वेरी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, हमें यही निकालना है और उसका जो ग्राफ होगा वो प्लॉट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया है, म्यू एस। म्यू एस इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू के इट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ ये जो सरफेस है, ये रफ सरफेस है म्यू एस म्यू के, और ये जो ब्लॉक है ये मान लीजिए एम मास का एक ब्लॉक है। इसका जो मास है वो एम है, और ये जो थीटा है वो 0 से 90 तक जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस मास के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर इसका मास mg है तो इस डायरेक्शन पे क्या आएगा, mg cos थीटा। क्योंकि आपने फ्री बॉडी डायग्राम अगर पढ़ा है तो आप जानते हो कि इस डायरेक्शन में mg cos थीटा आता है और इस डायरेक्शन पे mg sin थीटा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि mg यहाँ पर होता है, ये एंगल थीटा होता है, तो इसका कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर को आएगा mg sin थीटा। नाउ इधर जो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन एक, एंड इस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ। और ये जो एफ है ये थीटा के साथ वेरी कर सकता है, मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दिस इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और हमें यही प्लॉट करना है। मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स थीटा के साथ कैसे वेरी करता है हमें वो निकालना है। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो अब थीटा को जितना बढ़ाओगे वो नीचे आने की एक टेंडेंसी आएगी, मतलब उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जो आएगा इस मोशन के अपोजिट साइड में आएगा। अब ये जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं, अगर यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगा, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एस आप लिख सकते हो। सो एफ एस मैक्स इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस केस में क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एस, म्यू के नहीं लेना है आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, ये डायरेक्टली इक्वल होगा mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि इस डायरेक्शन पे, मतलब ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन पे ब्लॉक की कोई भी मोशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एन जो होगा mg cos थीटा के इक्वल होगा। नाउ म्यू एस इन टाइम्स एन, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू एस टाइम्स mg cos थीटा। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू एस mg cos थीटा। सो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। आप देख सकते हो mg sin थीटा, नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है ब्लॉक के ऊपर वो mg sin थीटा है, मतलब ये अकेला फोर्स है जो मोशन को कॉज कर सकता है, मतलब ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशन के लिए। मतलब थीटा जितनी बढ़ती जाएगी, आप जानते हो साइन थीटा की जो कर्व होती है वो ऐसे वेरी करती है, मतलब, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये 1 होती है, ये कर्व है साइन थीटा का। और 0 से 90 तक अब आप देखोगे दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री। तो 0 से 90 तक साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। इसका मतलब अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो mg साइन थीटा, ये जो डाउनवर्ड लगने वाला जो फोर्स है mg साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। और ऐसा टाइम आएगा कि ये जो mg साइन थीटा की जो
वैल्यू होगी हमारे पास वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी क्रॉस कर जाएगा, और तब जो होगा ये बॉडी जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें वो थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जब तक कि ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पर रहे, क्योंकि अब उससे ज़्यादा एंगल को बढ़ाओगे तो ये बॉडी जो है नीचे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। सो फॉर दैट कंडीशन मान लेते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एंगल, उसको मान लेते हैं थीटा एल। मतलब ये वो एंगल है जब ब्लॉक जो है मोशन स्टार्ट करने ही वाला है, मतलब थीटा आप इससे थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो ये मोशन को स्टार्ट कर देगा, मतलब ये जो ब्लॉक है वो मोशन स्टार्ट कर देगा, और उस कंडीशन में म्यू के आपको लेना होगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा एल की वो कौन सी वैल्यू होगी, मतलब एम जी साइन थीटा बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि एम जी साइन थीटा एल, मतलब व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा एल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा एल, देन आप देख सकते हो डाउनवर्ड पे लगने वाला जो फोर्स है एम जी साइन थीटा, मतलब डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, डाउनवर्ड फोर्स विल बी एम जी साइन थीटा एल। इसका मतलब ये जो डाउनवर्ड का जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा एल होगा, और ये जो वैल्यू होगी ये डायरेक्टली इक्वल होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के, क्योंकि ब्लॉक आप मोशन स्टार्ट करने ही वाला है, मतलब इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन आएगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा और वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इन दोनों की वैल्यू जो होगी एम जी साइन थीटा एल, एम जी साइन थीटा एल, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन अब थीटा को आपको थोड़ा भी आपने बढ़ा दिया तो ये जो है एम जी साइन थीटा की वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा, और ये जो ब्लॉक है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो थीटा एल है हमारे पास ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एंगल, तो हम इन दोनों को इक्वल करके थीटा एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी एम जी साइन थीटा एल के बराबर होगी। ठीक है, एम जी साइन थीटा पे अगर नहीं लिख सकते एम जी साइन थीटा एल, क्योंकि एम जी साइन थीटा को आपने कब लिया है, उस एंगल पे, मतलब थीटा इक्वल टू थीटा एल पे। सो हम लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी म्यू एस एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट एम जी साइन थीटा एल। और ऑब्वियस बात है कि म्यू एस एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर भी एक कॉस थीटा टर्म है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये जो कॉस थीटा है इसके जगह पे आपको लिखना होगा थीटा एल, क्योंकि थीटा एल क्योंकि थीटा की वो वैल्यू है जब थीटा इक्वल टू थीटा एल होगा, तो एम जी साइन थीटा कितना होगा, एम जी साइन थीटा एल, और ये जो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा एम जी कॉस थीटा एल के बराबर होगा। अब देख सकते हो नॉर्मली एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एल, सो व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा एल, when theta equal to theta L, normal reaction will be mg cos theta L। सो नॉर्मल रिएक्शन इतना होगा तो आप म्यू एस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन एट द एंगल थीटा इक्वल टू थीटा एल, ये जो होगा इसको आपको एम जी साइन थीटा एल के बराबर करना होगा। सो आप मास को एम जी को कैंसिल कर सकते हो। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा एल। दिस मीन्स थीटा एल की जो वैल्यू है आपके पास वो आएगा टेन इनवर्स ऑफ म्यू। तो थीटा एल कौन सी वैल्यू है, थीटा एल हमारे पास वो वैल्यू है मतलब ये एक एंगल की वो वैल्यू है जब आप इससे ज़्यादा एंगल को बढ़ाओगे तो एम जी साइन थीटा जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा और ये जो ब्लॉक है नीचे आना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो है क्रिटिकल एंगल भी आप किसको कह सकते हो, इसको आप कह सकते हैं इस केस में क्रिटिकल एंगल मतलब इसके नीचे अगर होगा, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी तो ऑब्वियसली ब्लॉक नीचे मूव नहीं करेगा, अगर इससे ज़्यादा होगी तो ब्लॉक जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू, मतलब हमें एक कंडीशन मिल गया कि थीटा अगर एंगल जो है थीटा एल से कम होगा तो क्या होगा और थीटा एल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी इसे नोट डाउन कर सकते हो।
हमारे पास एक कंडीशन आ गया थीटा इक्वल टू थीटा एल, और इसकी जो वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ म्यू। अब हम दो केसेस लेंगे। केस नंबर 1, व्हेन एंगल की जो वैल्यू है वो थीटा एल से कम भी हो सकती है, थीटा एल से मतलब ये जो एंगल है tan इनवर्स ऑफ म्यू से कम भी हो सकती है और इससे इसके इक्वल भी हो सकती है। तब अगर ये एंगल इक्वल भी हो जाएगा तो ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब वो मूव करने ही वाला है, क्योंकि अब एंगल को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो नीचे मूव करेगा। मतलब थीटा इक्वल टू थीटा एल भी हो सकता है, और थीटा एल की वैल्यू जो है tan इनवर्स ऑफ म्यू है। और इस कंडीशन में आप देख सकते हो जो फ्रिक्शन आएगा इस केस में, मतलब थीटा एल जो है हमारे पास वो 90 से तो कम है लेकिन जीरो से बड़ा है। इसका मतलब ये जो थीटा एल है इस एंगल से अगर कम लोगे एंगल को तो mg साइन थीटा ही होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। सो फॉर दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ एस, ये डायरेक्टली इक्वल होगा mg साइन थीटा के ऊपर, और थीटा कितना तक वेरी कर सकते हैं इस केस में। ये है केस नंबर 1, यहाँ से थीटा जो है लेस इक्वल टू थीटा एल एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। इस केस में थीटा जो है 0 से थीटा एल तक वेरी कर सकते हैं, तब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा mg साइन थीटा के बराबर होगा। और अब देख सकते हो थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा एल भी हो सकता है। तो देखते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 0 होगा। और एट थीटा इक्वल टू थीटा एल पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये होगा आपका mg साइन थीटा एल, ठीक है। एफ एस जो होगा mg साइन थीटा एल होगा। तो अब हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स जो है mg साइन थीटा, और mg जो है वो कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शनल फोर्स साइन थीटा के साथ वैरी कर रहा है। इसका मतलब हम एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो एक्सिस है इस पर हम फ्रिक्शन फोर्स को डाल सकते हैं और इस पर थीटा, और ये जो थीटा आएगा वो डिग्री पे रहेगा, ठीक है, रेडियन पे नहीं, वो डिग्री पे रहेगा। थीटा जो है वो डिग्री पे है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो न्यूटन में आप लिख सकते हो, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें यूनिट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स न्यूटन वर्सेस ये जो एंगल है, तो 0 से आप देख सकते हो ये जो एफ एस है वो साइन थीटा के साथ वेरी कर रहा है, मतलब ये जो कार्व होगा वो साइन थीटा जैसा वेरिएशन देगा हमको। और ये जो एंगल आएगा आपका, ये एंगल आएगा, सॉरी, ये आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है आप देख सकते हो, एंगल जब 0 है तो हमने निकाला था कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। अगर ये एंगल जो है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू होगा तो एफ एस की वैल्यू mg साइन थीटा एल होगी। मतलब ये जो हाइट आएगी, मतलब इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mg साइन थीटा एल। व्हाट इज थीटा एल? थीटा एल आप जानते हो, थीटा एल मतलब tan इनवर्स ऑफ म्यू है। तो हमें एक ग्राफ तो मिल गया। अब हमें ये चेक करना है थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ म्यू से ज्यादा होगा, मतलब थीटा जो है इस रीजियन पे लाई करेगा तो क्या होगा। तो अब इसको देखते हैं। इस केस को देखते हैं, केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एल। अगर थीटा जो है थीटा एल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, थीटा एल मतलब tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो इस केस में जो है ब्लॉक जो है नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये जो फ्रिक्शन आएगा यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। इसका मतलब हेयर्स काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट।
तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा एफ की जो वैल्यू होगी वो आएगी म्यू के एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी कॉस थीटा के बराबर है ना, मतलब आप म्यू के साथ एम जी कॉस थीटा को म्यू के टाइम्स एन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब म्यू के टाइम्स एम जी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एन। अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी एम जी कॉस थीटा है, मतलब ये भी जो है नॉर्मल रिएक्शन भी थीटा के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो म्यू के इंटू एन, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है थीटा जो भी हो वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, बस आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तभी अब नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, सो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, म्यू के टाइम्स एन आएगा, इसका मतलब म्यू के एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जब ये एंगल थीटा से tan इनवर्स और म्यू से बड़ा होगा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जिसकी वैल्यू है म्यू के एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा एल पे कितना होगा, एट थीटा इक्वल टू थीटा एल, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू के, आपको थीटा के जगह बस थीटा एल पुट करना है, कॉस थीटा एल। ठीक है, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, देखो इसका जो वेरिएशन है वो कॉस थीटा के सॉरी एफ का जो वेरिएशन है वो कॉस थीटा के जो वेरिएशन होता है, मतलब कॉस थीटा का जो कार्व होता है वो उसके जैसा ही होगा। उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हो तो एफ आपको कितना मिलेगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सो एफ विल बी 0। इसका मतलब ये जो फोर्स आएगा इस केस में, ये जो फोर्स आएगा म्यू के टाइम्स एम जी, और ये जो म्यू के जो होता है वो लेस देन 0 होता है, मतलब ये जो वैल्यू है उससे कम होगा। म्यू के एम जी कॉस थीटा एल, ये जो वैल्यू होगी वो एम जी साइन थीटा एल से कम होगी। ठीक है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो करीब करीब हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से स्टार्ट करके ग्राफ को कॉस थीटा का जो वेरिएशन होता है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास 90 डिग्री, और ये जो वेरिएशन था वो साइन थीटा था, ये जो वेरिएशन था वो साइन थीटा था, और ये जो वेरिएशन है हमारे पास कॉस थीटा। अगर आप इसकी वैल्यू देखते हो कि इस पोजीशन पे वैल्यू कितनी होगी, वो होगी म्यू के एम जी कॉस थीटा एल। ठीक है, म्यू के टाइम्स एम जी टाइम्स कॉस थीटा एल। सो फ्रिक्शन की जो वेरिएशन होगी वो ऐसे ही होगी, और हमें यही प्लॉट करना था। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। यहाँ पर जो स्टेप था आपको स्टेप पे ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि वो एंगल निकालना है, मतलब क्रिटिकल एंगल को आपको निकालना है। क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल की वो वैल्यू जब ये ब्लॉक जो है वो नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियसली ब्लॉक के ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब ग्रेविटी फोर्स ही है, आपने अलग से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, क्रिटिकल एंगल को आपको निकालना है, और आपको ये देखना है कि थीटा जब क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो क्या होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से अगर ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे आपको ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या स्टेटमेंट किया है, अब देख सकते हो ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, मतलब फ्रिक्शन में जो होते हैं ना टू बॉडी प्रॉब्लम, वो यही प्रॉब्लम है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम, डिफरेंट बुक में आपको मिल जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। टू ब्लॉक्स ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। अब देख सकते हो यहाँ पर एक फिगर है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड कैपिटल एम, मतलब ये जो सरफेस है एक स्मूथ सरफेस है, इस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एक स्मूथ सरफेस है। बट ये जो सरफेस है इस ब्लॉक के ऊपर ये कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस। और ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है इस पर एक फोर्स भी अप्लाई किया गया है, म्यू एस जो है कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ। ये जो फोर्स है ये आपने अप्लाई किया, ये जो फोर्स ये आपने अप्लाई किया, ये जो फोर्स नीचे वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर। हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ, मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, ताकि ये जो टू बॉडीज है ये एक साथ मूव कर जाए। ठीक है, ये कंडीशन हमें निकालना है, मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। पहले ऊपर वाला जो ब्लॉक है हम मान लेते हैं कि इसका मास जो है स्मॉल एम है,
और इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। तो स्मॉल एम जो मास है इसके लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ये जो मास है इसके नीचे एम जी फोर्स आएगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन। लेकिन ये जो फोर्स है ये नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया गया है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। अगर आपने नीचे इस ब्लॉक में फोर्स अप्लाई किया है और ये जो ब्लॉक है अगर आपने इसको खींचा ऐसे, तो इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी आएगी पीछे मूव करने की एक टेंडेंसी आएगी। इसका मतलब इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जो आएगा वो आगे की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है ये इसकी जो आप जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ये पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस कैपिटल एफ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे इस यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी और उसकी मैक्सिमम तो लिमिट भी हो सकती है। मतलब आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स आपने अप्लाई कर दिया तब तो ये जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक भी हो सकती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है, जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अब देख सकते हो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉल एम कितना होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ। लिमिटिंग हम इसको लिख सकते हैं म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इन विल बी डायरेक्टली इक्वल टू स्मॉल एम जी। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू एस टाइम्स एम जी। ये जो होगा हमारे पास ये हमारे पास होगा ये जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो ये तो है यहाँ पर एक्ट करने वाला मैक्सिमम जो वैल्यू है फोर्स का। लेकिन ये जो सिस्टम है हमें निकालना है बोथ बॉडीज मूव टुगेदर। मतलब ये जो बॉडी है इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो सिस्टम है सिस्टम में जो ब्लॉक्स है उनके बीच कोई भी कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। और बाहर से ये क्या है एक एक्सटर्नल फोर्स है। सो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं फ्रॉम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और यहाँ पर नेट फोर्स कितना है एफ है, एफ एक्सटर्नल। अब देख सकते हो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक्सटर्नल। आप जानते हो ग्रेविटी जो फोर्स है मतलब ये जो वेट है ग्रेविटी भी तो इसको एक वेट फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगा। मतलब ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसको हम बॉडी फोर्स कहते हैं। लेकिन उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। मतलब उसकी चिंता करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये जो फोर्स है हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। टोटल मास कितना है पूरे सिस्टम का, क्योंकि ये जो बॉडी है ये एक साथ मूव करेंगे। मतलब हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। दिस मीन्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और आप यहाँ से देख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये क्या है ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन पे मतलब एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो सिस्टम है सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा कैपिटल एफ बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक के लिए मतलब ये जो स्मॉल एम वाला जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है। अब देख सकते हो एक्स एक्सिस पे इसके ऊपर जो फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर वो सिर्फ स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ मतलब ये स्मॉल एफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन। मतलब ये स्मॉल एफ जो है ए सिस्टम के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी इस ब्लॉक के लिए। मतलब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो ए सिस्टम के बराबर है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के लिए प्रोड्यूस कौन कर रहा है ये जो फ्रिक्शन फोर्स एफ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। So small m times acceleration of the system is nothing but f by capital M plus small m। आप जानते हो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। लेकिन
जनरल केसेस में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब होती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। इसका मतलब ये जो एफ है इज लेस इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस कंडीशन को देख सकते हो, एफ जो है लेस इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमने पहले ही निकाल लिया है म्यू एस एम जी। सो एफ की जो वैल्यू है आप यहाँ पर पुट कर सकते हो एम टाइम्स एफ बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लेस इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू एस टाइम्स एम जी। सो आप एम से एम को कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पर एफ जो आएगा इज लेस इक्वल टू म्यू एस टाइम्स जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये है फोर्स की वैल्यू। तो मैक्सिमम कितना हुआ, अब देख सकते हो यहाँ पर लेस इक्वल टू साइन है, तो इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स जो होगा म्यू एस टाइम्स जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मतलब इतना फोर्स दोगे तभी, मतलब फोर्स की जो वैल्यू मैक्सिमम इतनी हो सकती है मूव टुगेदर कराने के लिए। अगर इससे ज़्यादा होगी, मतलब व्हेन एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स देयर विल बी स्लिपिंग or there will be sliding motion between between the blocks। तो एफ अगर एफ मैक्स से ज़्यादा होगा तो स्लाइड हो जाएगा, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना देख सकते हो आप, ये जो फोर्स की जो वैल्यू है मैक्सिमम आप फोर्स को इतना कर सकते हो म्यू एस टाइम्स जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अगर इससे ज़्यादा दोगे तो स्लाइडिंग आ जाएगा। तो आपको सेफ लिमिट जो है, सेफ लिमिट ये है, इससे कम होना चाहिए। कम है तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा है तो स्लाइडिंग मोशन आ जाएगा। ठीक, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, अब देख सकते हो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, मतलब एक 2 बॉडी प्रॉब्लम है जिसका मास ऐसे हमारे पास m1 और m2। ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है कैपिटल एफ। ठीक है, 2 ब्लॉक्स देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 2 ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 are arranged as shown in the figure, force F is acting on m2। मतलब ये जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर F फोर्स एक्ट कर रहा है। What will happen to the system if the force applied is less than mu2 m2g। ठीक है, हमें ये निकालना है, मतलब सिस्टम पे क्या होगा, मतलब ये सिस्टम मूव करेगा नहीं मूव करेगा, इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग होगा या नहीं होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला जो ब्लॉक है आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है m2। इसके लिए अगर एफ बी डी आप ड्रॉ करते हो तो m2g जो है वो नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा, अप्लाइड फोर्स इज एफ, और इधर को आएगा फ्रिक्शन, क्योंकि इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये इधर को जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इस पर जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे आएगा। सो इसके ऊपर फ्रिक्शन एफ। अब हम पहले ये देख लेते हैं इस ब्लॉक के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो हम इसे F2 मान सकते हैं क्योंकि M2 है, सो हम F2 लिखेंगे इसको। इस ब्लॉक के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक M2, सो F2 लिमिटिंग हम इसको लिख सकते हैं, F2 लिमिटिंग, दिस विल बी नथिंग बट म्यू टू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर, और नॉर्मल रिएक्शन को आप N2 कह सकते हो। सो N2 विल बी डायरेक्टली इक्वल टू M2 टाइम्स G। सो यहाँ पर कितना आएगा, म्यू2 टाइम्स N2, और ये आएगा हमारे पास म्यू2 M2 G। दिस इज द F2 लिमिटिंग। मतलब ये जो फोर्स है आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है म्यू2 M2G से कम है, लेकिन हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है म्यू2 M2G। इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो F2 है, यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इस फोर्स से ज़्यादा है। तो आपने अप्लाई किया है जो फोर्स वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। सो हमें एक बात पता चल गई यहाँ से, देयर विल बी नो sliding motion
बिटवीन द ब्लॉक्स। पहली बात तो ये है। अब इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो एक साथ मूव करना चाहिए, लेकिन मूव करेगा या नहीं करेगा वो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा और m2 का जो वेट है वो खुद का वेट इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगा m2g, और इसका जो खुद का वेट है वो m1g वो नीचे एक्ट करेगा। और इस दोनों फोर्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं m1g प्लस m2g। और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसको हम n1 कहेंगे। और यहाँ पर F2 जो है इस ब्लॉक के लिए, ये जो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ है, मतलब इस ब्लॉक के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, तब इसका मतलब F2 जो है वो सामने की तरफ आएगा। मतलब ये F2 और ये F2 ये तो दोनों सेम है, मतलब ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, क्योंकि इस सरफेस पे इस ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन पीछे है, तो इस सरफेस पे नीचे वाला जो ब्लॉक है इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स सामने की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस है अब हमें इसके ऊपर डिसाइड करना है, क्योंकि F2 जो है वो इस ब्लॉक को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसको रोकने के लिए इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन आएगा इस ब्लॉक के ऊपर वो पीछे की तरफ आएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ। और ये जो फ्रिक्शन होगा हम इसे कह सकते हैं, इसका मास जो है वो m1 है, तो इसे हम F1 कहेंगे। तो पहले हम देखते हैं F1 लिमिटिंग कितना होता है। F1 लिमिटिंग कितना होता है ये हम देखते हैं। F1 लिमिटिंग होगा μ1 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन n1, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है n1 इसकी जो वैल्यू है वो है m1 प्लस m2 टाइम्स g, क्योंकि आप g को कॉमन ले सकते हो, और ये जो वैल्यू है वही है n1। सो μ1 टाइम्स m1 प्लस m2 टाइम्स g, ये जो है ये हमारे पास है F1 लिमिटिंग। इसका मतलब इस ब्लॉक पे मैक्सिमम जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर सकता है उसकी वैल्यू है μ1 टाइम्स m1 प्लस m2 टाइम्स g। अब देखते हैं तो पहले हमें, तो आप देखते हैं यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू F2। सो हम लिख सकते हैं हेयर इन दिस केस F2 विल बी डायरेक्टली इक्वल टू कैपिटल F। सो F2 की जगह हम कैपिटल F भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल F भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो F फोर्स अप्लाइड आप देख सकते हो ये μ2 m2g से कम है, जो कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। सो यहाँ पर F2 जो है वो कैपिटल F के बराबर होगा। लेकिन इस ब्लॉक के लिए दोनों केसेस होंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, क्योंकि ये जो F है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है बस ये μ2 m2g से कम है कि, लेकिन वैल्यू कितने है वो हमें नहीं पता, वैल्यू कितना है वो हमें नहीं पता। सो पहले हम देख लेते हैं, अगर ये F जो है और रैदर F2, अगर ये जो F2 है वो F1 लिमिटिंग से कम है तो क्या होगा। F1 लिमिटिंग मतलब इस डायरेक्शन पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और F2 जो है वो कैपिटल F के बराबर है। सो कैपिटल F लेस देन F1 लिमिटिंग। F1 लिमिटिंग हम जानते हो μ1 टाइम्स μ1 इंटू m1 प्लस m2g। सो m1 प्लस m2 μ1 इंटू g। इस केस में अगर ये जो फोर्स है μ1 m1 प्लस m2g से कम है, मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम है, सो देयर विल बी नो मोशन, देयर विल बी नो मोशन ऑफ द, क्योंकि पहले से ही हमारे पास ये कंडीशन है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो F से ज़्यादा है, तो m1 m2 के बीच में कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। और यहाँ पर भी अगर ये जो F है और रैदर F2 आप कह सकते हो, F2 जो है अगर F1 मैक्स मतलब लिमिटिंग मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आएगा पीछे की तरफ,
जो कि है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे अगर कम होगा तो ये जो सिस्टम है वो मूव ही नहीं करेगा। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा वो आप देखते हैं केस नंबर 2 में। इफ F2 जो है वो सामने की तरफ देख सकते हो, F2 इज ग्रेटर देन F1 लिमिटिंग। F1 लिमिटिंग वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है इसकी वैल्यू। सो अगर F2 ज़्यादा होगा तो अब देख सकते हो ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और ये कम है, मतलब इधर को एक एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग। और हाँ, यहाँ पर जो है अगर ये सिस्टम मूव करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ μ1 गिवन है और हमें ये भी गिवन नहीं है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है। सो हम μ1 को ही काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में मान लेंगे, क्योंकि इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन भी μ1 है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी μ1 है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है अलग से तो म्यू के गिवन नहीं है, तो हम इसको ही म्यू के मान लेंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है ये जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है एक्चुअली, और हमने इसको ही म्यू के मान लेना है क्योंकि इस प्रॉब्लम में अलग से म्यू के नहीं दिया है। ठीक है, सो पीछे की तरफ ये जो फोर्स आएगा आप देख सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ और आगे की तरफ कितना है F2। सो F2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक के लिए पीछे की तरफ, सॉरी ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, उसका वैल्यू होगा μ1 हमें लेना है टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब हाँ, अब जब ये जो सिस्टम है जब मूव करना स्टार्ट करेगा उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है और यहाँ पर क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के तो हम इसको एफ के भी लिख सकते हैं, इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है m2 एंड दिस इज m1। सो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और एफ के कितना होगा, एफ के की जो वैल्यू होगी वो होगी μ1, क्योंकि इस केस में हमें μ1 को ही लेना है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एफ के जो म्यू के की जो वैल्यू होती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू जी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन m1 प्लस m2g के बराबर होगा। ठीक है, एफ के, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो वेट है वो m1 प्लस m2g वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो ये जो सरफेस है, मतलब ये जो सरफेस था ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कितना प्रोड्यूस करेगा m1 प्लस m2g के बराबर, और आपको μ1 आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा। सो μ1 टाइम्स m1 प्लस m2 टाइम्स g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स एक्सेलरेशन। क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो सिस्टम का है, इसलिए हमने दोनों ब्लॉक के मासेस को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो एक्सेलरेशन को आप निकाल सकते हो। m1 प्लस m2 जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा F2 माइनस μ1 टाइम्स m1 प्लस m2 टाइम्स g। और F2 को आप रिप्लेस करके कैपिटल F भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने प्रीवियसली हमने ये देखा था कि F2 की जो वैल्यू है वो कैपिटल F के इक्वल है। इसका मतलब आप यहाँ पर कैपिटल F भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स F1 लिमिटिंग से ज़्यादा होगा, और F2 का मतलब ही है कैपिटल F को आप F2 भी लिख सकते हो इस केस में। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले इस ब्लॉक के लिए, मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके लिए हमने कंडीशन को फाइंड किया। आप देख सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने फाइंड किया था यहाँ पर, और हमें ये मिला कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो हमें ये पता चली। अब हमें ये चेक करना था, हाँ ठीक है इन दोनों के बीच में तो स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। ओके, नाउ ये जो सिस्टम है यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमें क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने फाइंड किया। उसके बाद हमने दो केसेस लिए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, और हमने ये लिया था कि ये जो अप्लाइड फोर्स है एफ अगर इससे कम है तो क्या होगा, देयर विल बी नो मोशन। ऑब्वियसली आप देख सकते हो एफ जो है
म्यू टू m2g से कम है, सो μ1 m1g अगर एक्स्ट्रा है तो उससे भी कम ही होगा, ठीक है। इस केस में अगर इस केस में जो है ब्लॉक की कोई भी मोशन नहीं होगा। अगर ये जो F2 है वो F1 लिमिटिंग से ज़्यादा होगा, F2 का मतलब कैपिटल F, तो यहाँ पर सिस्टम का जो है एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो ये होगी, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। देयर इज़ अ वेज शेप्ड बॉडी, अब देख सकते हो ये जो है एक वेज शेप्ड बॉडी है, एंड ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन इट, इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का एक ब्लॉक है। फॉलो द गिवन फिगर एंड फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वेज सो दैट द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द वेज। मतलब ये जो वेज है इस ब्लॉक को रोके रखने के लिए, मतलब वेज पे जो है स्टेशनरी रहे, इसके लिए आपने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, लेकिन एक्सेलरेशन को आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अगर जितना आप एक्सेलरेशन को बढ़ाते जाओगे ये जो ब्लॉक है इसकी एक टेंडेंसी आएगी ऊपर जाने की, मतलब इसके ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अब जितना एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे जितना एक्सेलरेशन को आप बढ़ाते जाओगे इसकी जो ऊपर मूव करने की जो टेंडेंसी है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन आप कोई भी एक्सेलरेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब कोई भी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक लिमिट होगा जिसके बाद आप एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वही मैक्सिमम वैल्यू में निकालनी है ताकि ये जो ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ये एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, इस ग्राउंड को, ये अर्थ का ग्राउंड है तो हम इसे नियरली इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, अर्थ को हम नियरली इनर्शियल फ्रेम लेते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ये जो पर्सन होगा वो एक इनर्शियल फ्रेम होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो पर्सन होगा वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी है इसके ऊपर किस तरह के फोर्सेस होंगे उसको आप एनालाइज करते हो तो एक कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन इन इनर्शियल फ्रेम। अगर ये जो पर्सन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि ये दोनों जो है वो OH के ऊपर है, लेकिन OH की जो एक्सेलरेशन है वो A है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन जो OH की जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स आएगा। तो हमें वही निकालना है, मतलब स्यूडो फोर्स आएगा और हमें कैलकुलेशन इनर्शियल पे भी कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कर सकते हैं। पहले जो है हम कैलकुलेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करना है हमें, ठीक है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। इस ब्लॉक के लिए mg इधर आएगा, मतलब mg cos अल्फा इस डायरेक्शन पे आएगा, mg cos अल्फा, और ये जो है एक OH के ऊपर है जिसका एंगल है हमारे पास अल्फा। सो इस डायरेक्शन पे आएगा आपका mg sin अल्फा, और ऊपर की तरफ ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, और इधर फ्रिक्शन आएगा F, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन आप मान सकते हो, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन को बढ़ाते गए ये फ्रिक्शन भी बढ़ता गया और एक कंडीशन आएगा जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा, मतलब ये जो फ्रिक्शन आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और आपने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो आदमी है यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक की एक एक्सेलरेशन इधर एक एक्सेलरेशन A है, लेकिन ये जो है एक विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड
ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन अगर आप इस ब्लॉक को एनालाइज करते हो तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन पे आएगा। मतलब ये जो डायरेक्शन है इधर आपको स्यूडो फोर्स ए में आएगा। अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, तो इस कंपोनेंट क्या होगा, स्यूडो फोर्स की जो कंपोनेंट है ए में कॉस अल्फा, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपके पास ए में साइन अल्फा। इसका मतलब ए में की हमें ज़रूरत नहीं है किसको, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कंपोनेंट पे डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो ए में कॉस अल्फा और ए में साइन अल्फा आएगा। नाउ आप देख सकते हो फोर्सेस को हम बैलेंस कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ए में साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितना होगा, एम जी कॉस अल्फा प्लस नीचे की तरफ ए में साइन अल्फा, ए में साइन अल्फा आप लिख सकते हो। और अब इस डायरेक्शन पे फोर्सेस को बैलेंस करते हो तो एम जी साइन अल्फा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू ए में कॉस अल्फा। इसका मतलब एम जी साइन अल्फा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना किसके इक्वल होगा, ए में कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सो एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है आपके पास, एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा। सो आप पुट कर सकते हो यहाँ पर एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा इज इक्वल टू ए में कॉस अल्फा। और इसको हम लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ए है और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ए है, तो आप इसको इधर ले सकते हो और ए को कॉमन ले सकते हो, या फिर मास को भी आप कॉमन ले सकते हो। एम ए को हम कॉमन लेते हैं तो म्यू साइन अल्फा, और ये जो टर्म है वो इधर है, मतलब माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि आपने एम ए को कॉमन लिया है। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन इधर आएगा, माइनस एम जी साइन अल्फा हम लिख सकते हैं, क्योंकि एम जी साइन अल्फा जो है हम उधर ले जा सकते हैं। और म्यू एम जी कॉस अल्फा को भी हम लिख सकते हैं प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा, क्योंकि ये भी नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव को कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ से हम मास को भी कैंसिल कर सकते हैं, एम एम एम। तो और ये जो नेगेटिव साइन है आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब ए टाइम्स माइनस म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। इसका मतलब अब एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो यहाँ से आप कॉस अल्फा से डिवाइड कर सकते हो और साइन अल्फा से आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर कॉस अल्फा है, इसका मतलब साइन अल्फा से आपने डिवाइड किया, मतलब बोथ साइड को आप डिवाइड कर सकते हो साइन अल्फा से। सो माइनस म्यू जैसे है वैसे ही रहेगा प्लस कॉड अल्फा यहाँ पर आएगा, कॉड अल्फा इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। सो जी को आप कॉमन ले सकते हो और साइन अल्फा से आप डिवाइड किया है, मतलब यहाँ पर जो है 1 आएगा प्लस जी टाइम्स 1 प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। सो आपने किया है साइन अल्फा से, so इसका मतलब 1 प्लस म्यू कॉट अल्फा इधर आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, ये जो टर्म है आप नीचे ले जा सकते हो। इसका मतलब जी टाइम्स 1 प्लस म्यू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस म्यू। ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, मतलब इतने एक्सेलरेशन आप ब्लॉक को वेज को प्रोवाइड कर सकते हो। इससे ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो सेफ लिमिट के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इतना हो सकता है जी टाइम्स 1 प्लस म्यू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा माइनस 1। तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसके आगे हम इनर्शियल फ्रेम पे कैलकुलेशन करेंगे। अब जो है हम कैलकुलेशन करने वाले हैं इनर्शियल फ्रेम पे, कैलकुलेशन इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मतलब ये जो पर्सन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, ये एक इनर्शियल फ्रेम है।
तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन अगर इस बॉडी पे ये जो मास है इसके ऊपर कितने फोर्सेस है उसको आप एनालाइज करने जाते हो, तो आप एनालाइज करते हो एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर इस पर्सन के रिस्पेक्ट में आपने जो ऑलरेडी हमने किया वो था नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस पर्सन का भी जो एक्सेलरेशन था वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में इधर था, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन करने वाले हैं, इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस हैं। सो ये जो बॉडी है इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर को आएगा एम जी कॉज अल्फा, क्योंकि ये जो एंगल है ये आपके पास अल्फा है, और इस डायरेक्शन पे आएगा आपका एम जी साइन अल्फा। एम जी साइन अल्फा, इस डायरेक्शन पे एक नॉर्मल रिएक्शन एन आएगा, हमें नहीं पता एन क्या होगा, और यहाँ पर क्या आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप इनर्शियल लो या फिर नॉन इनर्शियल लो, बोथ द केसेस लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये जो इवेंट है ब्लॉक जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ये रेस्ट पे था, इसलिए हमने पिछली बार स्यूडो फोर्स को कंसीडर किया था। लेकिन इस बार हम स्यूडो फोर्स को नहीं ले सकते क्योंकि एक इनर्शियल फ्रेम की कैलकुलेशन है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ये जो ब्लॉक है उसकी आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए है। अब देख सकते हो ये जो एक्सेलरेशन है ए, और अगर ये अल्फा होगा इसका मतलब ये जो एंगल है वो अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब इधर जो आएगा एक्सेलरेशन की एक कंपोनेंट आएगी, वो आएगी आपकी ए साइन अल्फा। ए साइन अल्फा जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन की एक कंपोनेंट आएगी, वो होगा ए कॉज अल्फा। इसका मतलब एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर ए है, इसका मतलब ऊपर की तरफ ए साइन अल्फा और इधर की तरफ ए कॉज अल्फा। ये जो एक्सेलरेशन इसके दो कंपोनेंट है, ए कॉज अल्फा और ए साइन अल्फा, ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो अब न्यूटन्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब देख सकते हो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एन है और एम जी कॉस अल्फा, मतलब एन माइनस एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू मास टाइम्स ए साइन अल्फा। एन माइनस एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू मास एम है, एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन कितना है ए साइन अल्फा। इसका मतलब आपके पास जो आएगा एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा। पिछली बार भी हमने यही नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया था। इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम हो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही आएगा इस केस में, मतलब जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आता है, लेकिन ऑब्जर्व करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है दोनों फ्रेम में, ठीक है। और फिर से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एम जी साइन अल्फा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस केस में हम लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन पे जो एक्सेलरेशन है वो ए कॉस अल्फा है, इसका मतलब मास टाइम्स एक्सेलरेशन ए कॉस अल्फा। सो अब लिमिटिंग की जगह आप म्यू टाइम्स एन लिख सकते हो। सो एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना है एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, इसको आप लिख सकते हो एम ए कॉस अल्फा। तो अब जो है आप एक्सेलरेशन को कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है। सो मास टाइम्स एक्सेलरेशन को आप कॉमन ले सकते हो, एम को आप कॉमन लोगे तो म्यू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा आपके पास आएगा, और इधर आएगा माइनस एम जी साइन अल्फा प्लस, क्योंकि ये जो टर्म है इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, सो नेगेटिव को हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो मतलब म्यू एम जी कॉस अल्फा होगा। तो अब यहाँ से एम को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और बोथ साइड जो है आप साइन अल्फा से डिवाइड कर सकते हो। अगर साइन अल्फा से आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा म्यू माइनस, और ये जो नेगेटिव है इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब नेगेटिव जो है वो इधर आएगा, इधर एक प्लस आएगा, और आपने किया गया है साइन अल्फा से, आपने पिछली बार की तरह साइन अल्फा से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये जो आएगा
कॉड अल्फा आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू जी को आप कॉमन ले सकते हो, साइन अल्फा से आपने डिवाइड किया है तो 1 आएगा, प्लस कॉज अल्फा बाई साइन अल्फा, दिस इज कॉट अल्फा। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है आप इसका लिख सकते हो नीचे जो आएगा कॉट अल्फा माइनस म्यू, और ऊपर की तरफ जी को आप कॉमन ले सकते हो 1 प्लस म्यू टाइम्स कॉट अल्फा। ये जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। और इन दोनों की जो वैल्यू है, मतलब इनर्शियल फ्रेम से आप कैलकुलेट करो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप कैलकुलेट करो, दोनों केसेस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो सेम होगा, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब रिजल्ट जो है वो सेम ही है, ठीक है। मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो ब्लॉक जो है वो ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा।